जैसे ही डोरबेल बजी आरती ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसकी ननद जूही खड़ी थी, जिसे देखकर आरती चौंक गई, क्योंकि आज वह 3 साल बाद आई थी, और वह भी बिना किसी पूर्व सूचना के। 3 साल पहले उनसे दोनों भाइयों आरती के पति सनोज और देवर कुंदन का मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण बोलचाल तक बंद थी। लेकिन आज अचानक आप आरती के मुंह से हिचकिचाहट से निकला, भाभी अंदर नहीं बुलाओगी? जूही के इस तरह कहने पर आरती बिना कुछ कहे दरवाजे से साइड हट गई। सामने ही आंगन में सनोज बैठा हुआ कुछ आवश्यक कार्य कर रहा था, जिससे उसका अभी तक ध्यान नहीं गया था। सनोज मेरे भाई जैसे ही अंदर आकर जूही ने उसे देखकर बोला, तब उसका ध्यान अपनी बहन जूही पर गया। उसे भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि आज उसकी बहन अचानक यूं आ जाएगी। आप अब क्या लेने आई हैं आप? बाबूजी की संपत्ति में से तो हिस्सा आप ले ही चुकी, और रही माँ की बात तो वो मैं खुशी खुशी निभा रहा हूं ना। मुझे आपसे कोई शिकायत है और न ही कुंदन से कि आप लोग क्यों नहीं माँ के प्रति फर्ज निभा रहे। फिर आज आप अचानक यहाँ। मैं कुछ लेने नहीं आई भाई, केवल तुम्हारे मन में बाबूजी के जाने के बाद जो मेरे प्रति नफरत की गांठ लग गई है उसे ही खोलने आई हूं। सनोज अभी भी आश्चर्य से देख रहा था। मतलब तुमको पता है भाई कि कुंदन ने दिल्ली जाकर पढ़ाई की और वहीं से प्लेसमेंट मिलने पर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ली और अपने मनपसंद की लड़की से शादी कर वहीं सेटल हो गया। उसे परिवार से कभी कोई मतलब नहीं रहा। कभी बाबूजी ने किसी बात पर आपत्ति जताई भी तो भी कभी नहीं सुनी। हमेशा अपनी मनमर्जी की इस वजह से बाबूजी उससे थोड़ा नाराज रहते थे। जब तक जॉब नहीं थी तब तक तो भी वह घर भी आता रहता था छुट्टियों में, और माँ बाबूजी से ठीक से बातें भी करता था। भले ही काम अपनी मर्जी का ही करता, लेकिन बताता जरूर था। लेकिन जॉब के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गया। सबसे दूरी सी बनाकर रहता। उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था, किसी को कुछ समझना ही नहीं, जहां तक कि माँ और बाबूजी की भी नहीं। और हमेशा अपना हिस्से की मांग करता रहता था। वो तो बाबूजी थे कि उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब वही उनकी नहीं सुनता तो वो क्यों सुने। इसीलिए वो कहते रहते थे कि मैं कुछ नहीं देने वाला, और मेरे जीते जी इस घर के हिस्से भी नहीं होंगे। और आप तो जानते ही हो भाई कि 3 साल पहले बाबूजी के जाने के बाद 13वीं होते ही उसने संपत्ति के बंटवारे को लेकर कितना हंगामा किया था। तभी माँ जी ने मुझसे मेरा हिस्सा लेने के लिए कहा था, जबकि मुझे तो संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए था। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए था। कहते हुए जूही सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या? ये आप क्या रही हो दीदी? सनोज ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। हाँ भाई, ये बात सच है कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए था। न उस समय और न अब। आपको याद होगा भाई कि जब घर और संपत्ति के बंटवारे की बात हो रही थी तो माँ ने घर के 2 हिस्से और तीसरे में गहने किए थे। मैं माँ के गहनों के लिए नहीं, घर के हिस्से के लिए आप लोगों से लड़ गई थी कि मुझे वही चाहिए, और माँ जी ने फिर वो गहने कुंदन को ये कहते हुए दिए थे कि तू तो वैसे भी अपने हिस्से को बेचकर दिल्ली में घर लेगा, इससे तो अच्छा इन गहनों को ही ले ले। तब उसने गहने ले लिए और यहाँ से चला गया। आपको याद होगा कि माँ जी ने आपके हिस्से को आपके नाम कर दिया, लेकिन मैंने उस समय ये कहकर दूसरे हिस्से को माँ जी के नाम ही रहने दिया कि फिर कभी बाद में करवा लूंगी। अभी आप रह लीजिए। हाँ, याद है अच्छी तरह। और फिर उसमें आगे के कमरे को माँ के रहने के लिए कहकर बाकी का घर आप किराए पर उठाकर चली गईं। और इसी बात पर मैं आपसे नाराज हुआ था कि खाली कमरा या घर बूढ़ी माँ की देखरेख नहीं कर सकता, उसके लिए किसी का होना जरूरी है। वो कौन उठाएगा तो आप मुझ पर डाल गईं। ये कहकर कि तो क्या तुम लोग इतना भी नहीं करोगे? तब मैंने गुस्से में आपसे ये भी कहा था कि तो एक कमरा देकर ही क्यों एहसान कर रही हो, हम अपने ही हिस्से में रख भी लेंगे, आखिर मेरी माँ है। तब आप गुस्से में ये कहकर चली गई कि तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ सोचते हुए, तो क्या आज आप उसी हिस्से को अपने नाम करवाने आई हैं? नहीं मेरे भाई, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उस समय माँ जी को डर था कि कहीं आप दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर उनको लाचारों वाली जिंदगी जीने के लिए विवश न कर दो, या फिर 2 हिस्सों के बाद कहीं आपके मन में ये न आए कि संपत्ति तो छोटे ने बराबर ले ली, पर माँ की जिम्मेदारी पूरी की, पूरी आप पर ही डाल दी। इसीलिए माँ ने मुझसे तीसरा हिस्सा लेने के लिए बोला, जिससे वो स्वाभिमान के साथ बिना किसी पर बोझ बने जी सकें, और वो किराएदार भी उन्होंने ही रखवाए, जिससे उनका खर्चा निकल सके।
वो चाहती तो तीसरा हिस्सा अपना ही कहकर ले सकती थीं। लेकिन यदि ऐसा करतीं तो फिर उनके बाद उस हिस्से के पीछे भी कुंदन तुमसे लड़ सकता था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना हिस्सा मांग लूं, और अब आप देख ही रहे हो कि कुंदन ने इतना समय होने के बाद आज तक यहां किसी को नहीं पूछा। अब उसे पता है कि यदि पूछेगा तो कहीं माँ की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उस पर न आ जाए, और वैसे तो कुछ है नहीं लेने को। लेकिन भाई, आज भी मैं ये हिस्सा अपने नाम करवाने नहीं आई हूं, वो तो आप ही का है। ये सब बताने की तुझे क्या पड़ी आज, और वो भी मुझसे बिना पूछे कहते हुए उनकी बूढ़ी माँ लाठी के सहारे वहां गईं, जो कि घर के पीछे बने आंगन में धूप में बैठी हुई थीं। माँ, आज आप मुझे मत रोको, बहुत साल हो गए हैं भाई से बिछुड़े हुए, और वैसे भी जब कभी आपको लगे कि ये आपका ध्यान नहीं रख रहे, तब आप उस मेरे वाले हिस्से के घर में चली जाना। कहते हुए वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। फिर कुछ देर बाद आज तक मैं ये सोचती रही कि कैसे और कब भाई की गलतफहमी दूर करूं और फिर हम पहले की तरह मिलजुल कर रहें, लेकिन आज समय आ गया है। भाई, आपके भांजे की शादी पक्की हो गई है, जो 1 माह बाद है। अगर आपके मन की गांठ खुल गई हो तो आप मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं भात का न्योता देने आ जाऊंगी। वैसे तो निमंत्रण कार्ड आएगा ही, यदि आप भात न भी लाओ तब भी। और हाँ भाई, ये लीजिए, उस घर के अब तक के किराए के रुपए जिसे आप मेरे हिस्से का समझते आए हो। कहते हुए एक पैकेट भाई को पकड़ा देती है, रुपए लौटते हुए। नहीं दीदी, ये आप ही रखिए, और हाँ, हम अपने भांजे की शादी में ज़रूर आएंगे, और कोई कार्य हो तो वो भी आप निसंकोच बताइए। आपका छोटा भाई आपकी सेवा में हाजिर है। नहीं भाई, इन रुपयों को लौटाकर तुम मुझे और अधिक शर्मिंदा मत करो। इन्हें रख लो, ये तुम्हारी ही अमानत है जो अब तक मेरे पास रही। बस आप मेरे दरवाजे की शोभा बढ़ाने आ जाना, मैं समझेंगी कि तुमने मेरी मजबूरी समझ मुझे माफ़ कर दिया। आज अपने भाई के मन में लगी गांठ खोल जूही का मन भी बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह रहे थे, जिन्हें देख भाई भाभी भी द्रवित हो गए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।